नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में मिलती है आपको लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो चलिए, आज की सीरीज में हम बिना देरी के स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग। जी हाँ, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कोचिंग से रिलेटेड आपके लिए 50 MCQs की लाइव टेस्ट सीरीज। और जी हाँ, आज की सीरीज नंबर रहेगी ये लाइव। जी हाँ, लाइव सीरीज नंबर 334 नंबर सीरीज हम आज आपको करवाने जा रहे हैं। और इस 334 नंबर सीरीज के अलावा भी आपको यहां पर अपलोडेड वीडियो बहुत सारी मिल जाएगी, जो आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है आपसे ये, और पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा। क्वेश्चन में है कि खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। तो ये परिभाषा किसने दी है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन गिवन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए, तो जो भी आपको राइट ऑप्शन लगता है उस राइट ऑप्शन पे यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, और राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ये जो डेफिनेशन है ये हरदयाल सिंह की दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपको राइट ऑप्शन लगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट है यहाँ पर आपका हुनर का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 है। साथ के साथ में इन क्वेश्चंस को भी हम करते चलेंगे। नियतकालिक सिद्धांत के अंतर्गत खेल प्रशिक्षण की वृत्त चक्र मीन्स यहाँ पर जो मैक्रो साइकिल है उसकी समयावधि कितनी रहती है। तो भाई आप सीधा सा इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैक्रो साइकिल होता है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो कितना रहेगा, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट है यहाँ पर आपका 4 से 12 महीने का। जी हाँ, जो मैक्रो साइकिल है वो 4 से 12 महीने का आपका बनाया जाता है, और उस मैक्रो साइकिल के अंदर आपके मीजो साइकिल और माइक्रो साइकिल भी इन्वॉल्व रहते हैं। याद रखिएगा, जो आपका माइक्रो साइकिल है, माइक्रो साइकिल, ठीक है, माइक्रो साइकिल बोल रहा हूँ भाई मैं, जो सबसे छोटा आपका साइकिल रहता है ट्रेनिंग का, वो रहता है आपका 3 से लेके 10 दिन का। इसके बाद में होता है मीजो। मीजो जो है वो आपका रहेगा वीक में। जी हाँ, 3 से लेके और 4 वीक का, 6 वीक का आप उसको बना सकते हैं, और 4 से 12 महीने का ये आपका मैक्रो साइकिल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 7 नंबर करेंगे, और 7 के बाद में हम बढ़ेंगे 3 की तरफ, ठीक है। चलिए, एरोबिक सहन शक्ति प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य इस तंत्र की क्षमता का विकास करना है। जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल दिया जाता है एरोबिक एंडोरेंस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जो आपकी ट्रेनिंग रहती है उसमें किस तंत्र की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर गिवन है। चलिए राइट, और राइट है यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी। जी हाँ, यहाँ पर आपका वेस्कुलर सिस्टम है, इसके साथ में आपका जो दिल है और जो फेफड़ा है, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपकी जो एरोबिक एंडोरेंस ट्रेनिंग है वो आपको दी जाती है। और एरोबिक एंडोरेंस ट्रेनिंग के अंदर आपका जो दिल का साइज़ है, हार्ट का साइज़ है, हार्ट की कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी, और इसके साथ में जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। तो ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के पार्ट रहते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, खेल प्रशिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए, तो राइट की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं, और राइट है यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी। जी हाँ, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसमें से विशेषता नहीं है। तो भाई ये सभी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, सभी विशेषताएं होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी मीन्स यहाँ पर इनमें से कोई भी जो आपका चक्कर है इसकी विशेषता में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है 8, और 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एनारोबिक सहन शक्ति की प्रक्रिया में किस क्षरण होता है। जो एनारोबिक आपकी सहन शक्ति है उसकी प्रक्रिया में किसका आप कह सकते हैं कि क्षरण हो जाएगा, आपको बताना है।
मीन्स किसका यूज होता है एनारोबिक सहन शक्ति के अंदर, आपको बताना है। तो यहाँ पर चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एटीपी, सीपी तथा ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अति भार का सिद्धांत है, चलिए अति भार का मतलब है ओवरलोड। ओवरलोड का प्रिंसिपल खेल प्रशिक्षण का है, अनुकूलन का है, खेल प्रशिक्षण तथा अनुकूलन का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए राइट, जी हाँ, जो आपका ओवरलोड का प्रिंसिपल है ये काम करता है आपके स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग और उसके अडेप्टेशन पे। ठीक है, कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 हम साथ के साथ में करने वाले हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है एनारोबिक शारीरिक व्यायामों के कारण शारीरिक प्रभाव पड़ता है। जो आपकी एनारोबिक आप एक्सरसाइजेज करते हैं उनका शरीर के किस पे प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। हार्ट की वेंट्रिकुलर कैविटी के आकृति के आकार में वृद्धि, या फिर पूर्ण रक्त आयतन तथा हीमोग्लोबिन का बढ़ाना, या फिर रक्त नलिकाओं में वृद्धि, और उपयुक्त सभी। तो चलिए राइट, यहाँ पर उपयुक्त सभी जी हाँ राइट रहेगा, क्योंकि इन सभी पे आपका जो एनारोबिक आपकी एक्सरसाइजेज है उनका यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर है 5। अति भार का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर सिर्फ एक आपको विजिबल है, और जो इसका दूसरा ऑप्शन आपको जो 3 ऑप्शन और हैं इसके साथ में वो ऊपर की स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चलिए उनको भी आप देख लीजिए, ये रहे तीनों ऑप्शन। अगर इनमें से आपको राइट लगता है तो आप इनमें से एक बार देख लीजिए। चलिए ये वाले ऑप्शन आपने बिल्कुल यहाँ पर जो पहले वाला ऑप्शन है वो आपने देख लिया होगा। तो अति भार का अर्थ होता है कि स्वस्थता में प्रगति के साथ साथ प्रशिक्षण में कड़ाई लाना। जी हाँ, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड है तो इसका अर्थ यही है कि जो आपकी प्रगति हो रही है, मीन्स आपकी जो परफॉर्मेंस आ रही है आपकी ट्रेनिंग में, उसके साथ साथ में आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो देखिए, जो भी आपका ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया जाता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है। तो जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी लोड की अडेप्टेशन होती जाएगी, तो ठीक वैसे वैसे ही जो आपका यहाँ पर ट्रेनिंग है वो भी आपका टाइट होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर है। चलिए, से रक्त पर यह प्रभाव पड़ता है, और ऑप्शन स्क्रीन पर गिवन है। लाल रक्त कणिकाओं में वृद्धि करेगा, रक्त के गाढ़ेपन को बढ़ाने का काम करेगा, के ले जाने की क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। तो किस में आपका एरोबिक एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है। चलिए राइट है, यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी पे आपका पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन को भी हम साथ के साथ में करेंगे। अधिकतम ताकत में वृद्धि की जा सकती है, जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसमें आप किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सर्किट ट्रेनिंग से, वेट ट्रेनिंग से, वजन ट्रेनिंग से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सभी को कन्फ्यूजन रहा होगा शायद। जैसे आपने ऑप्शन देखे हैं, वजन ट्रेनिंग लिख रखा है, वेट ट्रेनिंग लिख रखा है, और साथ में सर्किट ट्रेनिंग लिख रखा है। तो भाई इसमें मेनली तो देखिए जो वेट है और जो आपका वजन है ये दोनों ही एक ही सिमिलर हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर वेट है वो इंग्लिश में एक इंग्लिश वर्जन में जैसे हम वेट लिखते हैं, वेट ट्रेनिंग, और ये वजन लिखा हुआ तो भार प्रशिक्षण भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो भार प्रशिक्षण है उससे आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है ये आपके राइट रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन रहेगा आपका, चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो अभी हम साथ ही साथ में करेंगे। विस्फोटक ताकत में वृद्धि की जा सकती है, जो आपकी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है उसमें आप किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर गिवन है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो अपने ऑप्शंस है वो चूज कर लिए होंगे और देख भी लिए होंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जहाँ जो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज है, प्लायोमेट्रिक में आपने देखा होगा कि जो बॉक्सेस बने होते हैं अलग अलग, ठीक है, हाइट के, उनके ऊपर आप एक्सरसाइज करते हैं। मेडिसिन बॉल है, और जो आपके कंडीशनिंग्स वाले आपकी एक्सरसाइज होती है उनसे आप अपनी जो विस्फोटक शक्ति है, मीन्स जो आपकी एक्सप्लोजिव पावर है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। एरोबिक शारीरिक व्यायाम से
निम्नलिखित में से किस एक में परिवर्तन नहीं आता है? जी हाँ, जो भी आप एरोबिक एक्सरसाइजेज करते हैं उसमें से किसी में एक में परिवर्तन नहीं आएगा, तो आपको बताना है मांसपेशी फाइबर है, मायोग्लोबिन में वृद्धि, और रक्तचाप है, और ट्विच फाइबर है। तो चलिए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो ट्विच फाइबर है उसमें परिवर्तन नहीं आता है। बाकी जो आपकी देखिए, ट्विच फाइबर का मतलब होता है जहाँ से आप कह सकते हैं कि रेड मसल्स फाइबर है, व्हाइट मसल्स फाइबर, जिनको हम फास्ट ट्विच फाइबर और आपके जानते हैं यहाँ पर स्लो ट्विच फाइबर के नाम से। तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी मांसपेशी के जो मसल्स फाइबर हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ में जो मायोग्लोबिन है आपका, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, और जो आपका ब्लड प्रेशर है उसमें भी आपकी वृद्धि होगी, और जो ब्लड प्रेशर वो आपका कंट्रोल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 20 नंबर क्वेश्चन है, और 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सहन शक्ति की ताकत बढ़ाई जा सकती है, मीन्स जो एंड्योरेंस है आप उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर गिवन है। चलिए, और ये क्वेश्चंस मैं उन साथियों को भी बता दूं जो अभी रिसेंटली हाल ही में उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया होगा, तो वहाँ पे ये पूछ रखा था कि जो सर्किट ट्रेनिंग है। चलिए मैं राइट ऑप्शन बता देता हूँ। तो जो सर्किट ट्रेनिंग है वो आपका किस में इस्तेमाल होता है? तो एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए आपका जो सर्किट ट्रेनिंग है आपकी इस्तेमाल की जाती है। फार्टलैग ट्रेनिंग को भी कई साथी ये बोलते हैं कि ये एंड्योरेंस में काम करता है। एंड्योरेंस में काम करता है, लेकिन जो मेनली है आपका ये फार्टलैग ट्रेनिंग है, ये स्पीड प्ले में काम, आपका जो स्पीड है स्पीड के लिए काम करता है, ठीक है। और इसीलिए इसको स्पीड प्ले भी कहा जाता है। जो फार्टलैग वर्ड है ये आपका स्वीडिश वर्ड है, स्वीडन से आया है, ठीक है। स्वीडिश लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है स्पीड प्ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है 12 नंबर। लगातार प्रशिक्षण पद्धति की खोज किसने की है? जी हाँ, जो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है उसकी खोज किसने की है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर गिवन है। डॉक्टर अर्नेस्ट वेन ऑकिन, और वल्दमोर ग्रेसलर, डॉक्टर हैंस रेंडॉल, और जीटी एडम्सन। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट है यहाँ पर डॉक्टर अर्नेस्ट वेन ऑकेन ने जो आपका कॉन्टिन्यूस मेथड है इसकी खोज की है, उसको बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सर्किट ट्रेनिंग प्रशिक्षण, जी हाँ, जो सर्किट ट्रेनिंग है आपका उसको किसने डेवलप किया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। वाल्दिमिर ने किया है, आर ई मॉर्गन ने, या फिर डॉक्टर अर्नेस्ट बेन ऑकेन, और डॉक्टर हैंस रेंडॉल। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर गिवन है, और राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, आर ई मॉर्गन, ठीक है। तो इन्होंने बनाया है जो सर्किट ट्रेनिंग आपका, इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वजन उठाने के प्रशिक्षण में सबसे अधिक किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जो आप वेट ट्रेनिंग जब भी आप करते हैं, आप कह सकते हैं उसको भार प्रशिक्षण कह सकते हैं, तो जब भी आप इसको करते हैं तो वजन उठाने के लिए जो आप सबसे ज़्यादा किस इक्विपमेंट्स की इस्तेमाल करते हैं? बारबेल का इस्तेमाल करते हैं, डंबल का इस्तेमाल करते हैं, पुली मशीन का करते हैं, या फिर हाइड्रोलिक मशीन का करते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जहाँ जो डंबल होते हैं, डंबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग वेट के अलग अलग साइज़ के आपके डंबल रहते हैं, उनके साथ में आपकी मेनली जो ट्रेनिंग है वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन हम करेंगे अभी 22 नंबर। वजन उठाने के प्रशिक्षणों में सबसे कम हानि रहित है, जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें सबसे कम हार्मफुल कौन सा है आपके लिए? आपको बताना है। बारबेल है, डंबल है, पुली है, या फिर वुलर वुरकर है, बुल वुरकर। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे, और राइट है यहाँ पर आपका पुली। जी हाँ, आपने बहुत सारी ऐसी मशीन्स देखी होंगी जिनके अंदर पुली लगी रहती है, जो आपकी एक तरह से हेल्प करती है और आपको इंजर्ड होने से भी बचाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं अभी 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को लोकप्रिय करने का श्रेय किसको जाता है? इंटरवल ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग है, कॉन्टिन्यूअस है, आपका फार्टलैग है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ट्रेनिंग के मेथड रहते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरवल ट्रेनिंग आपका मेथड है उसको किसने बनाया है, आपको एक तरह से जो यहाँ पर इसका रिप्लाई करना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर।
आई होप कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया है। तो राइट है यहाँ पर आपका वोल्डेमॉर ग्लेशियर। ठीक है, वोल्डेमॉर ग्लेशियर ने बनाया है यहाँ पर इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 हम करने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यायाम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायक है? ब्लड प्रेशर को कौन सा व्यायाम है बढ़ाता है? आइसोमेट्रिक है, डंबल है, बारबेल है, पुली है? चलिए राइट की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे और राइट जी हाँ यहाँ पर आपका हो जाएगा आइसोमेट्रिक व्यायाम। देखिए क्वेश्चन में पजल नहीं होना भाई, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएंगे तो उसमें क्या है, देखिए ये जहाँ पर ये सभी नाम लिखे हुए ना, डंबल लिखा हुआ है, बारबेल लिखा हुआ है, कई बार पुली भी है, तो हम इन पर जल्दी से क्लिक कर देते हैं कि डंबल है, डंबल से हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो भाई यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सिर्फ व्यायाम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज है, और डंबल है, बारबेल है, पुली है, ये इक्विपमेंट्स है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपने लॉजिकली और सेंस से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं अभी 15। फार्टलैग शब्द कहाँ से लिया गया है? चलिए ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया भाई, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी आपको रिप्लाई कर चुका हूँ बात बातों में क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में। तो राइट है यहाँ पर आपका स्वीडन। जी हाँ, स्वीडिश वर्ड है, और गोस्टा होल्मर ने जो फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड है वो इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 24 नंबर। हाइड्रोलिक मशीनें कसरत के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि? चलिए क्यों उपयोगी है आपको बताना है, चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। एंटागनिस्ट मांसपेशी की कसरत तो उपयोगी ढंग से की जा सकती है, बाइसेप्स मांसपेशी की कसरत की जा सकती है, ट्राइसेप्स मांसपेशी की कसरत की जा सकती है, और उपयुक्त सभी। चलिए राइट है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, जो एंटागनिस्ट आपकी मसल्स होती है, एंटागनिस्ट मसल्स कौन सी होती है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है। तो भाई देखिए जो आपकी जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स है, वॉलेंट्री मसल्स जैसे हम बात करते हैं कि जो जितनी हमारे शरीर के अंदर मसल्स हैं, ये 639 या 639 मसल्स है, और इन 639 मसल्स में से भी हम बात करें तो लगभग 450 के करीब आपकी स्केलेटन मसल्स होती है, जिनको हम कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। और ये वॉलेंट्री मसल्स आपकी जिसमें आप कहते हैं ना कि फ्लेक्शन करती है, एक्सटेंशन करती है, कुछ मसल्स आपकी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहती। तो इन मसल्स को चार पार्ट में ऐसे आप कह सकते हैं कि जो इनका वर्किंग है या फिर इनकी जो प्रॉपर्टी है, मेरिट्स है, उसके आधार पर हम मसल्स को चार भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो होती है एगोनिस्ट, एक होती है एंटागनिस्ट, एक होती है न्यूट्रलाइजर, और एक होती है स्टेबलाइजर। ठीक है, स्टेबलाइजर का मतलब होता है जो किसी भी एक्टिविटी में आपकी बॉडी का जो पार्ट है उसको स्टेबल करने का काम करते हैं, उसी से स्टेबलाइजर बनता है। न्यूट्रलाइजर का मतलब है जो न्यूट्रल रहती है, किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहती है, वो न्यूट्रल रहेगी किसी भी पोजीशन में। एगोनिस्ट मसल वो होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और एंटागनिस्ट मसल वो होती है जो एगोनिस्ट मसल्स के अगेंस्ट काम करती है। मींस अगर एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो एगोनिस्ट मसल हो जाएगी, और जो मसल्स फ्लेक्शन कर रही है, ठीक है, सॉरी, जो एक्सटेंशन कर रही है, जो फैल रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी एंटागोनिस्ट मसल। तो यहाँ पर जो एंटागोनिस्ट मसल्स है उसके लिए जो हाइड्रोलिक आपकी मशीन्स होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 16 नंबर। फार्टलैग प्रशिक्षण का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है आपको बताना है। चलिए जो फार्टलैग आपका ट्रेनिंग मेथड है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, अब आपको बताना है। और काफ़ी इजी, मेरे हिसाब से आपको बहुत इजी हो गया होगा कि जो फार्टलैग प्रशिक्षण है वो सबसे ज़्यादा किस में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो राइट की तरफ हम बढ़ेंगे, और राइट बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस कंट्री। जी हाँ, जो क्रॉस कंट्री रेसेस होती है इससे रिलेटेड आपका फार्टलैग प्रशिक्षण आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो आपका क्रॉस कंट्री है, क्रॉस कंट्री रेस होती है, एक हमने सुना है मैराथन रेस, एक सुना है क्रॉस कंट्री। ठीक है, मैराथन, हाफ मैराथन और क्रॉस कंट्री। तो क्रॉस कंट्री रेस है, इसको क्रॉस कंट्री ही क्यों कहा जाता है? एक टेक्निकली मैं आज आपको चीज़ बता रहा हूँ। हो सकता है मे भी आप में से कुछ दोस्त हैं, कुछ साथी इसको ये कहें कि जो क्रॉस कंट्री है वो रोड रनिंग होती है। भाई रोड रनिंग कभी भी क्रॉस कंट्री को नहीं कहा जाता। मैराथन है आपकी, हाफ मैराथन है, वो रोड पर होती है, लेकिन जो आपकी क्रॉस कंट्री है उसका जो पाथ है वो फील्ड एरिया रहता है, फील्ड एरिया के अंदर आपको दौड़ाया जाता है। ठीक है, आपका उसमें कह सकते हैं कि जो उसमें आपका जो पाथ है वो रोड भी हो सकता है,
ठीक है, रोड भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, उसके साथ में सैंड भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मड भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, मड भी उसके अंदर आपकी इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, मड भी उसके अंदर आपकी शामिल हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ में पानी वाला एरिया है या फिर घास वगैरह होगा तो ये आपका एरिया टोटल उसके अंदर रहता है और उसी के अंदर आपको दौड़ना पड़ता है, ठीक है। कीचड़ भी आएगा, ठीक है, आपका पानी भी आपको देखने को मिलेगा, सैंड भी है, तो वो रास्ता ऐसा तैयार किया जाता है जो फील्ड एरिया में से निकलता हो जी, ठीक है, जहाँ से आपकी कह सकते हैं कि एक तरह से जो आपका रोड है कच्चा भी उसके अंदर शामिल किया जा सकता है। लेकिन जो आपका आपकी मैराथन है, हाफ मैराथन है, वो आपकी रोड रनिंग होती है। और एक और चीज़ है दोस्तों, आपसे कई बार ये पूछ लिया जाएगा कि क्रॉस कंट्री का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, जो टाइमिंग है, टाइमिंग क्या है, ठीक है, तो मतलब उसके लिए कोई एग्जैक्ट टाइम है क्या? तो भाई रोड रनिंग जो सॉरी जो आपका क्रॉस कंट्री है, क्रॉस कंट्री के लिए कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, ठीक है, इसका रिकॉर्ड काउंट नहीं किया जाता। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि रोड रनिंग जो है वो पहले 12.5 सॉरी जो क्रॉस कंट्री है उसको हम बोलते थे कि ये 12.5 किलोमीटर की रनिंग होती है, ठीक है, 12.5 किलोमीटर की रनिंग हम इसको कहते थे कि 12.5 किलोमीटर दौड़ना होता है, ठीक है। तो जो अब वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात कर रहा हूँ भाई मैं, आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, आपके शहर में कौन सी क्रॉस कंट्री करवाई जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड एथलेटिक्स की रूल बुक्स की, ठीक है। तो 10 किलोमीटर की अब जो क्रॉस कंट्री है वो होने लगी है, ठीक है, 10 किलोमीटर की आपकी क्रॉस कंट्री की रेसेस है वो कंप्लीट की जाती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ पे किलोमीटर की बात आ रही है इट मीन्स कि वो ट्रैक पर नहीं हो रही है, ठीक है। जहां पर भी किलोमीटर की बात आती है तो वो आपकी कह सकते हैं कि आपका, जैसे कि आपका रेस वॉक है, रेस वॉक आपकी रोड पे भी करवाई जा सकती है, वैसे ट्रैक पे भी करवा लेते हैं। लेकिन जो आपकी रेसेज है जहां पर मीटर की बात आ रही है, ठीक है, मीटर जैसे कि 5,000 मीटर है, 10,000 मीटर है, ठीक है, आपकी जितनी भी रेसेज जहां पे मीटर काउंट हो रहा है इट मीन्स कि वो रेसेज है ट्रैक से रिलेट कर रही है, ठीक है। जहां पर किलोमीटर की बात आ जाती है तो वो आप समझ सकते हैं कि वो रेस है आपकी आउटसाइड, ठीक है, आउट ऑफ द ट्रैक करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी साथ ही साथ में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर हम 25 कर लेते हैं क्योंकि अभी 17 के दो दो ऑप्शन है वो ऊपर की साइड में वो वापस से रोल आउट करने पड़ेंगे। वेट ट्रेनिंग के स्वर्णिम नियम में कितने नियम दिए गए हैं? जो आप वजन ट्रेनिंग आप भार प्रशिक्षण करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसके कितने नियम है, ठीक है, गोल्डन रूल्स इसके आते हैं। तो गोल्डन रूल कितने हैं आपको बताना है, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और अगर क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर हम हर रोज आपके लिए लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सीरीज है, टेस्ट सीरीज वो लेकर आते रहते हैं। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर 10। जी हाँ, जो आपके गोल्डन रूल्स हैं वेट ट्रेनिंग के लिए वो 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 और 17 के जो ऊपर है ऑप्शन चले गए हैं वो भी हम देख लेंगे। मांसपेशियों को मजबूत बनाया जा सकता है। चलिए मांसपेशियों को कैसे मजबूत बनाएंगे, आप एक्सरसाइजेस की रिपीटेशंस करेंगे, व्यायाम के जो आपके एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके सेट की संख्या को भी आप ध्यान में रखेंगे, या फिर आप जो ऊपर वाले ऑप्शंस है इसमें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तीव्रता घटानी है या फिर बढ़ानी है, आपको रिकवरी टाइम है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इंटेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, रिकवरी क्या हो रही है, ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तभी आप कर पाएंगे अपना जो यहाँ पर मांसपेशियों को मजबूत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे और 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। वजन प्रशिक्षण या फिर इसको वेट ट्रेनिंग भी कह लीजिएगा भाई, ठीक है, बार बार मैं वेट ट्रेनिंग बोल रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो वेट ट्रेनिंग में वर्कआउट के बीच कितने घंटे आराम करने की सलाह दी जाती है? चलिए ये क्वेश्चन भाई आप अपने सभी उन साथियों को भी जरूर बताइएगा जो एक्सरसाइजेज करते हैं जिम के अंदर, अपना लगातार वेट ट्रेनिंग करते रहते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई हमें तो मसल्स डेवलप करनी है, तो मसल्स डेवलप करने के लिए क्या रूल है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 10 रूल है तो उसमें से एक नियम है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा साथ ही साथ में। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका 48 घंटे। जी हाँ, जब भी आप कोई भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उस वर्कआउट में आपको 48 घंटे रेस्ट की सलाह दी जाती है। अब कैसे, देखिए सपोज कीजिए कि ये आपका हाथ है, चलिए ये मैं हाथ बना रहा हूँ, ये आपका डोला हो गया भाई और ये ऊपर वाली हमारी बाजू आ गई और ये आपका हाथ, ठीक है। आज आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज अगर की है, ठीक है, आज अगर आपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की है तो इसको 48 घंटे का रेस्ट चाहिए भाई।
आप इसकी जो एगुन मतलब जो इसकी अपोजिट मसल है, इस अपोजिट मसल्स की आप नेक्स्ट डे एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक मसल जिसकी आज आपने वर्कआउट किया है, एक मसल जिसकी आपने एक्सरसाइजेज की है, तो आपको उस मसल के साथ में ज़्यादा आपका कोई भी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। उस पर्टिकुलर मसल्स को बिल्डअप करने के लिए आपको वो मसल्स इन्वॉल्व नहीं करनी है। तो आप उसकी जो अपोजिट मसल है, सपोज कीजिए कि अगर आज आपने हाथों की एक्सरसाइज की है तो आप नेक्स्ट डे है वो अपना लेग्स की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। आज अगर आपने बैक की एक्सरसाइजेज की है, बैक जो आपकी मसल्स उनकी एक्सरसाइज की है, तो आप नेक्स्ट डे एब्डोमिनल मसल्स की जो एक्सरसाइज है उसकी एक्सरसाइज करें। मींस यहाँ पर एक मसल्स को 48 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, जिससे आपकी मसल्स के नंबर ऑफ फाइबर इंक्रीज हो जाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं साथियों, जो जिम वर्कआउट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि बार बार उन बच्चों को यही नहीं पता होता कि हमें मसल्स बिल्डअप करनी है या फिर मसल्स को सर्ग करना है, मींस मसल्स के अंदर कट लेके आने हैं। हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि मसल्स के अंदर कट लेके आना है हमें, ठीक है, उस मसल्स को शार्प करना है। तो वो तरीका आप क्या करें, अगर आपको देखिए वेट बढ़ाना है, अगर अपनी बॉडी का वेट बढ़ाना है, आपको मसल्स को बिल्डअप करना है, तो आप क्या करें, वेट को कम रखें और रिपीटेशन ज्यादा करें। ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज की रिपीटेशन ज्यादा करें, वेट को कम रखें, तो आपकी मसल्स के अंदर फुलावट आएगी, मसल्स का जो साइज है वो बढ़ेगा, नंबर ऑफ मसल्स फाइबर इंक्रीज होंगे। और अगर आपको मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ लेके आनी है तो आप वेट ज्यादा रखिए और रिपीटेशन को कम कर दीजिए, तो आपकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। तो ये कुछ बेसिक रूल है जिसको आप गोल्डन रूल्स के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। तो इन चीजों का हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अभी 27। खेल में अच्छा प्रदर्शन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। तो चलिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि खेल के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस हो किस पे डिपेंड करती है, तो आप सभी इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे कि आप स्पीड है उसको भी ध्यान में रखें। ठीक है, हरफनमौला शक्ति, हरफनमौला का मतलब होता है कि जो ऑलराउंडर आपकी हर एक चीज के अंदर काम आ जाएगी। ठीक है, और दक्ष कला कौशल, दक्ष कला कौशल का मतलब है जो आपकी स्किल्स हैं, उन स्किल्स की आपके पास में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उन स्किल्स पे आपका भी वर्कआउट हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेस गेम के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऊंचाई पर खिलाड़ी के प्रदर्शन क्षमता में गिरावट का प्रमुख कारण है। जब भी आप हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर जाते हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट महसूस की जाती है। ठीक है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन चली जाती है, उसका रीजन क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर है 35। तो चलिए, कई बार मैं इसके बारे में बता चुका हूं साथियों कि जो आपका हाई एल्टीट्यूड एरिया रहता है वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ऑक्सीजन है वहां पर कम होती है, जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन आ जाती है। और देखिए, बार बार आपने बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग शेड्यूल्स देखे होंगे जिसमें हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग बच्चों को करवाई जाती है। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इसीलिए करवाई जाती है कि वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनका जो नंबर ऑफ आरबीसीज का साइज है और नंबर जो आरबीसीज है, मीन्स ज़्यादा संख्या में आरबीसीज बढ़ते हैं और नंबर ऑफ आरबीसीज का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा। तो जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है, जब आपका परफॉर्मेंस लेके आनी होती है तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन का लेवल है वो भी आपके शरीर के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऊष्मीकरण कितने प्रकार का होता है। ऊष्मीकरण को आप कह सकते हैं वार्म अप। ठीक है, आप वार्म अप के जो टाइप है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर आपका 2। जी हाँ, आपका जो वार्म अप है ये 2 तरह का रहता है। अब इसमें 2 तरह के कौन कौन से हैं वो देख लीजिए भाई। एक तो होता है आपका जनरल वार्मिंग अप। जनरल वार्म अप का मतलब है कि हर एक गेम खेलने से पहले आप जो बेसिक एक्सरसाइज करते हैं वो आपका जनरल वार्म अप के अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिर एक होता है यहाँ पर आपका स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप का मतलब है कि जो आपको पर्टिकुलर गेम्स में हेल्प करती है। एज लाइक आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल के लिए जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं और उसके साथ में जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज है आप उनको करते हैं, तो वो आपका स्पेसिफिक वार्म अप कहलाता है। लाइक आपका बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है, तो हर एक गेम की कुछ बेसिक टेक्निक होती है, उन टेक्निक से रिलेटेड ही आप एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको कहा जाता है स्पेसिफिक वार्म अप। अब ये है कि वार्म अप के कितने टाइप हैं, वार्म अप को आप कितने टाइप से कर सकते हैं। तो वार्म अप आपका 2 तरह से होता है। वो एक है आपका एक्टिव वार्म अप और एक होता है आपका पैसिव वार्म अप।
अब जो पैसिव वार्म अप है, पैसिव वार्म अप का मतलब है कि उसमें आपकी बॉडी खुद इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। और एक्टिव वार्म अप में आप खुद एक्सरसाइजेज करते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस एक्सरसाइजेज को करने में आपका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट रहता है, आप उसको खुद करते हैं, तो वहां पर आपका बॉडी का टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाएगा, आपकी मसल्स का टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाएगा। अब जो पैसिव वार्म अप है उसमें आप क्या करते हैं, या तो आप स्टीम बाथ के थ्रू, ठीक है, या फिर सोना बाथ है, आप धूप में रह के, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, सॉरी जो कोल्ड ड्रिंक क्या है आपकी हॉट ड्रिंक्स है, ठीक है, जैसे कि आपने गर्म पानी पी लिया है, गर्म दूध पी लिया, कोई भी गर्म लिक्विड ले लिया है, उसके उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी का आपका जो टेम्परेचर है बढ़ जाएगा। तो ये दो तरह से आपका वार्म अप होता है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 37 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। सीरीज अगर अच्छी लग रही है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो भाई बिल्कुल भी हेजिटेट मत होइए, आपके लिए ही लगातार हम चैनल पर बने हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से कोई भी चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सामान्य ऊष्मीकरण के निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। जो जर्नल वार्म अप आप करते हैं, ठीक है, जो सामान्य आपका वार्म अप किया जाता है, उनमें से एक कौन सा इसका तत्व नहीं है। हाथ और कंधों का व्यायाम, गर्दन का व्यायाम, कमर का व्यायाम और जॉगिंग। चलिए जो भी इसमें से आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर आपका जॉगिंग। जी हाँ, जॉगिंग है वो आपका जर्नल वार्म अप के अंदर शामिल नहीं किया जाता। अदरवाइज आपके जो हाथ है, कंधे हैं, आप इनकी एक्सरसाइज करते हैं, गर्दन का आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कमर की एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपकी सामान्य जर्नल वार्म अप के अंदर शामिल की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन आ गया है 29 नंबर। साथ ही साथ में कर लेते हैं इन क्वेश्चन को भी। ताकत व विस्फोटक शक्ति बढ़ाने के लिए किस विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रयोग किया जा रहा है। मेडिसिन, गेंद के साथ में कसरत करना, प्लायोमेट्रिक है, फार्टलैग है, या फिर सर्किट है। चलिए, स्ट्रेंथ और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आप कौन से विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है आपका प्लायोमेट्रिक। जी हाँ, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज आप कह सकते हैं कि एक ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आज के इस ट्रेडिशन की बात करें, मॉडर्नाइजेशन की बात करें, मॉडर्न स्पोर्ट्स की बात करें, तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेज दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंप्रूव योर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक फिटनेस के मूल आधार घटक में से कौन एक नहीं है। जो फिजिकल फिटनेस के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सहन शक्ति, शक्ति, गति, या फिर तालमेल। तालमेल को आप कह सकते हैं रिदम, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, आई होप कि ये वेरी इजी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स की बात करें, जिसके अंदर आपका आता है स्पीड है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, और इसके साथ में आता है आपका एंड्योरेंस, ठीक है। तो ये आपके 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स रहते हैं। जो रिदम है, रिदम आपका स्किल रिलेटेड फिटनेस का आपका पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है, स्किल रिलेटेड फिटनेस का पार्ट रहेगा। तो ये यहाँ पर इसका जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है इसका मूल आधार घटक नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालमेल जो है, तालमेल आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मीकरण का कौन सा एक तत्व नहीं है। मीन्स जो आपका स्पेसिफिक वार्म अप करते हैं उसमें कौन सा आपका तत्व है, एक एलिमेंट नहीं रहेगा। जॉगिंग, धीमी गति से दौड़ना, पैरों का व्यायाम, लंबे कदम। चलिए चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट रहेगा, ये है आपका पैरों का व्यायाम। जी हाँ, जो आपके पाँव का व्यायाम है ये जर्नल वार्म अप के अंदर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन आ गया है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे अभी, 39 नंबर, और उसके बाद में हम 31 नंबर क्वेश्चन करेंगे। जिस व्यायाम से मांसपेशियों में संकुचन और प्रसारण होता है उस व्यायाम को कहते हैं। चलिए, जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं जिसके अंदर आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन आपका शामिल रहता है, तो उसमें उस व्यायाम को आप क्या कहेंगे। गतियुक्त व्यायाम कहेंगे, गतिहीन व्यायाम कहेंगे, स्वतंत्र व्यायाम कहेंगे, या फिर समान गति व्यायाम कहेंगे।
देखिए जो भी आपकी मसल्स है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और फिर वो मसल्स है आपकी फ्लेक्स हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो उसको आप क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। बिल्कुल, तो गति हो रही है, मूवमेंट उसके अंदर हो रही है, तो गति युक्त व्यायाम है, आप उसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर है आपका 31। भार नियंत्रण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेट कंट्रोल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाएगी? कसरत निभाएगी, खुराक, सोना या फिर हंसना? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर और राइट है जी हाँ, कसरत। आप एक्सरसाइज, वेट अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज है इसका मेन रोल प्ले रहेगा कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या डाइट ले रहे हैं। ठीक है, डाइट जितनी ले रहे हैं उसके हिसाब से आपकी जो एक्सरसाइज है मेन एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, ताकि आप अपनी बॉडी का वेट है कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर 40 नंबर। गति युक्त व्यायामों में किस व्यायाम को शामिल किया जाता है? स्पीड प्ले, फॉर्डलैक, जॉगिंग या फिर तीव्र गति से टहलना? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट है आपका यहाँ पर स्पीड प्ले। जी हाँ, स्पीड प्ले को यहाँ पर शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह शरीर जिसकी बनावट मजबूत पेशियों वाली होती है उसको कहते हैं। बिल्कुल, आपने शेल्डन का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा जिसके अंदर एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ और एंडोमार्फ आपके रहते हैं और उसी के बेस पे, उसी के बिहाफ पे आपका जो सोमैटोटाइप है वो बनाया गया है। तो आपको बताना है इसमें जिसकी मजबूत पेशियां रहती है, मजबूत मसल्स रहती है, वो किस में आपका इन्वॉल्व रहता है? एंडोमार्फ में आएगा, मेसोमार्फ में आएगा या फिर एक्टोमार्फ में शामिल होगा? तो बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन रहेगा ये, मेसोमार्फ। जी हाँ, मेसोमार्फ मैंने आपको कई बार बताया है जिनकी रेक्टेंगुलर बॉडी होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर और गोल मटोल वाले रहते हैं एंडोमार्फ, और लॉन्गिट्यूडनल जिसकी हाइट लंबी होगी, ठीक है, और दुबले पतले होंगे, वो हो जाएंगे आपके एक्टोमार्फ में। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर और क्वेश्चन नंबर करेंगे हम अभी 41 नंबर क्वेश्चन। फार्टलेग प्रशिक्षण किस खेल के लिए खिलाड़ियों के लिए किस खेल के खिलाड़ियों के लिए अच्छा है? चलिए, जो फार्टलेग आप ट्रेनिंग बच्चों को करवा रहे हैं किस खेल के खिलाड़ियों के लिए अच्छी रहेगी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। लंबी दौड़ के खिलाड़ियों के लिए है, लंबी कूद के खिलाड़ियों के लिए, कबड्डी के लिए, हॉकी के लिए? बिल्कुल, तो यहाँ पर फार्टलेग हमने देखा था कि उसके अंदर स्पीड का रोल रहता है, तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग प्लेयर होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर और क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। शरीर की वह किस्म जिसमें शरीर कमजोर दिखता है तथा मांस भी बहुत कम होता है उसको कहते हैं? तो चलिए, ये तो मैं भी अभी रिसेंटली मैंने शेल्डन का क्लासिफिकेशन बताया था जिसके अंदर कमज़ोर शरीर रहेगा, मांस भी बहुत कम है, तो आप इसको इजीली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो राइट हो जाएगा एक्टोमार्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये भी आपका शेल्डन क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। शरीर की वह किस्म जिसमें शरीर बड़े ब्लॉक सदृश प्रतीत होते हैं उसको कहते हैं? मतलब बड़ा ब्लॉक, आप उसको स्क्वायर भी कह सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत मोटा है, ये तो 4x4 है, ठीक है, ओबेस पर्सन है, ठीक है, तो उसके लिए आपका इसको आप कह सकते हैं एंडोमार्फ इसमें आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए सभी ऑप्शन। फार्टलेग प्रशिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है? थकान महसूस नहीं होती, शक्ति की सहनशीलता का विकास होता है, सभी दौड़ों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए उपयोगी है, इसमें प्रशिक्षक की भूमिका उपयोगी होती है। चलिए, तो 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो राइट इसमें रहेगा आपका, इसमें प्रशिक्षक की भूमिका उपयोगी होती है। जी हाँ, जो फार्टलेग ट्रेनिंग है इसमें प्रशिक्षक की भूमिका है वो इतनी उपयोगी नहीं रहती है, बस इसमें आपको करना ये होता है, जो कोचेज होते हैं या फिर जो ट्रेनर होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया है वो बच्चों को देता है और उस एरिया के अंदर बच्चों को दौड़ना होता है। ठीक है, उसमें आपका सैंड रनिंग है, टॉपसी टर्बी एरिया मीन्स ऊबड़ खाबड़ एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रोड रनिंग हो सकती है, सैंड रनिंग हो सकती है, मड रनिंग हो सकती है, ग्रासी एरिया के अंदर आपको रनिंग
करवाई जा सकती है, तो उसमें आप अपनी सूटेबिलिटी, आप अपनी फटीक, आप अपनी स्पीड के हिसाब से अपनी जो स्पीड है उसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, और पर्टिकुलर टाइम में आपको वो डिस्टेंस कवर करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और क्वेश्चन है आपके लिए, सामान्यतः जन्म के समय शिशु की ऊंचाई कितनी होती है? और चलिए, ये जो बच्चों से रिलेटेड जो इस तरह के क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी के अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जो ऐसे क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए कल एक और सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारे आपको ऐसे 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो बच्चों से रिलेटेड है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो अभी न्यू बॉर्न बेबी उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सामान्यतः जन्म के समय शिशु की हाइट है वो कितनी रहेगी, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, राइट है यहाँ पर आपका 19 इंच से लेकर 29 इंच तक की जो हाइट है बच्चों की रहती है। ठीक है, ये जो आपको दो स्लैश आपको दिखाई दे रहे हैं, दो निशान ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये इंच के रहते हैं। अगर एक निशान हो तो आपका फीट का हो जाएगा। ठीक है, फुट को मापने के लिए 1 आपका जो साइन है वो दिखाई देगा, और अगर पीछे 2 निशान लगे हैं तो ये इंच के निशान होते हैं। भाई आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको ये मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सामान्यतः जन्म के समय शिशु का भार होता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए, एक बच्चे का वेट है कितना हो सकता है आपको बताना है, और आप नॉर्मल इसको आप काउंट कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, बच्चा है 2.5 से लेके 3 किलो 3.5 किलो तक का वेट है बच्चे का रहता है, तो आप इसमें बिल्कुल 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 भाई मेरे हिसाब से तो आपने काउंट कर लिया होगा, तो ये 7 से 8 पाउंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अवस्था में लड़कियों के शरीर की ऊंचाई तथा भार में तेजी से वृद्धि होती है? चलिए, ये थोड़ा सा एडोलेसेंट्स जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जो आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला भी एक चैप्टर है उसमें भी ज़रूर पढ़ा होगा कि जो अलग अलग एजेस के अंदर ग्रोथ है और बच्चे के अंदर डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पर है आपका ये क्वेश्चन। तो चलिए, यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 12 वर्ष। जी हाँ, 12 वर्ष की उम्र में, या फिर ये कह सकते हैं कि 12 वर्ष के बाद 12, 13, 14 वर्ष के अंदर जो लड़कियां हैं उनके अंदर लड़कों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनके अंदर ग्रोथ होती है। और जो 11 से लेके 12, जी हाँ, 11-12 का जो टर्म जो एज पीरियड रहता है इसको प्यूबर्टी एज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आपकी टीन एज, ठीक है, जहाँ पे 13, 14 जो ये आपकी एजेस शुरू हो रही है जिसमें टीन लगा होता है उसको टीन एज या फिर एडोलेसेंस एज हम कहते हैं। ठीक है, और जो आपका 3 से लेके और आपका जो 10 साल तक का जो पीरियड रहता है, जिसमें हम 10 और 11 साल को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो आपका रहता है अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। और 0 से लेके 2 साल तक का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य में पसीना निकलने की क्षमता की दर कितनी होती है? चलिए, जो पसीना है वो निकलता है किस दर से निकलता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन आप सभी के लिए हो जाएगा कि दो ऑप्शन दिए गए हैं, और दोनों ऑप्शन में यहाँ पर 1 लीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पर एक ही आपका इसमें से राइट रहेगा, तो मीन्स 1 लीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है, तो ऑप्शन ए और सी यहाँ पर राइट रहेंगे। ठीक है, 1 लीटर प्रति घंटे की दर से आपको जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 45 करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस अवस्था में लड़कियों के शरीर की ऊंचाई तथा भार। चलिए, अरे ये क्वेश्चन तो भाई मेरे हिसाब से कर लिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ जी हाँ, बिल्कुल हमने कर लिया है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम अभी करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। एनारोबिक सहनशीलता का अर्थ है, चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर भाई। स्कोर कितना रहेगा? जी हाँ, जैसे ही सीरीज ऑफ हो जाएगी तो सभी भागने की जल्दी करते हैं, सुनते भी नहीं है। मैंने बोला है लाइक भी करना है भाई, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, इसको भी सुन लिया करो, गौर फरमाया करो। तो स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, बाकी बातों में मैंने कह दिया है, लेकिन स्कोर मुझे ज़रूर बताइए ताकि आपकी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है उसका पता चलता रहे। ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन के बिना और ऑक्सीजन के साथ लैक्टिक एसिड का बनना और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, जो एनारोबिक सहनशीलता का अर्थ है ऑक्सीजन के बिना। जी हाँ, एनारोबिक का मतलब ये होता है कि बिना ऑक्सीजन की आप कोई भी एक्सरसाइजेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस अवस्था में लड़कों के शरीर की ऊंचाई तथा भार में तेजी से वृद्धि होती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, 4 ऑप्शंस में से जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो राइट है यहाँ पर आपका 14 से 15। जी हाँ, 14 से 15 जो एज पीरियड रहता है, इसमें लड़कों की हाइट है, वेट है, ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और लड़कियों का कहें तो हम लड़कियों का 2 साल पहले ही उनके अंदर जो आवाज़ है, सॉरी, जो उनका भार है और हाइट है, उसके बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। और इस एज का आप अगर चेक करना चाहें, एक्चुअल में जो रिजल्ट है, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो एक जगह मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली महसूस कर पाएंगे। आप है ना 7th और 8th क्लास के बच्चे, जी हाँ, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आप जरूर देखना, जो 7th 8th क्लास के बच्चे होते हैं उसमें लड़कियों की जो हाइट है, वेट है, वहां पे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, लड़कों की अपेक्षा ज्यादा रहता है। और लड़कों का जो वेट और हाइट है वो लड़कियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं अभी 47 नंबर। स्त्रियों में गुरुत्व केंद्र पुरुषों की तुलना में नीचे की ओर रहता है, क्योंकि? चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी आपको करना चाहूँगा। लड़कियों में लड़कों की तुलना में परिपक्वता शीघ्र आ जाती है, स्त्रियों में छोटे अंगों के कारण है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का श्रोणि भाग अधिक चौड़ा रहता है, मांसपेशियां दृढ़ता के कारण। चलिए, राइट की तरफ बढ़ेंगे भाई, और राइट इसमें हो जाएगा आपका, स्त्रियों के जो अंग होते हैं वो थोड़े छोटे होने के कारण है। वो जो बॉडी का आप कह सकते हैं जो गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है, सेंट्रल COG जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो थोड़ी सी नीचे होती है। और इसका रीजन भी है भाई, इसमें बिल्कुल ये जो लिखा हुआ ना, जो पल्विक रीजन होता है ना, जो फीमेल होती है, फीमेल का जो पल्विक रीजन है वो थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है। और जो पुरुषों का जो वेट है वो ऊपर की तरफ शोल्डर में ज़्यादा रहेगा, और महिलाओं का जो वेट जो पार्ट है वो आप कह सकते हैं जो श्रोणि भाग है, ठीक है, जो हिप जो ट्रंक कमर जो वाला जो भाग है यहाँ पर ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से भी आपका जो COG है वो अलग अलग थोड़ी सी इनमें देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर है 48। और इस क्वेश्चन के आप पढ़ लीजिए, जो इसके ऑप्शन है वो थोड़े से ऊपर की साइड में मैं स्क्रॉल करूंगा स्क्रीन को। स्त्रियों की स्कंद शक्ति एवं भुजा शक्ति पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, इसीलिए यह खेल उनके लिए वर्जित है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं भाई आपकी स्क्रीन पर। चलिए, मैं 4 ऑप्शंस को लेके आ रहा हूं, और 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। पोल वाल्ट, गोला फेंक, भाला फेंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, मैं ऑप्शन क्वेश्चन दिखा देता हूँ। स्त्रियों की स्कंद शक्ति मीन्स जो शोल्डर होते हैं और जो भुजा की शक्ति है पुरुषों की अपेक्षा में कम होती है, इसलिए उनके खेल वर्जित हैं। बाकी आज के टाइम पर भाई जो अभी इसमें बताया गया है वैसा कोई भी नहीं है। ऐसा तो रीज़न कि इसमें जो पोल वाल्ट है लड़कियां भी बहुत अच्छा करती हैं। तो भाई मेरा इशारा बिल्कुल आप समझ गए हैं कि जो पोल वाल्ट के बारे में ये बोल रहा है, लेकिन जो पोल वाल्ट है वो भी जो फीमेल है बहुत अच्छा करती हैं, और बहुत अच्छे आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड है ओलंपिक में, वर्ल्ड एथलेटिक्स में बनते रहते हैं। ठीक है, तो भाई ये थे आज के क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर सीरीज़ अच्छी लगी, सीरीज़ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी, और इसी तरह की सीरीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं कि भाई अगर आप अपने एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं, तो जी हाँ, पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और विजिट करने के बाद में अगर आपको लगे कि जी हाँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, सो देन you can subscribe, like and share. So thanks for watching. We will meet again with a new series with a new question. Till then, bye bye, take care.